अब ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने कहा कि हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, देश में फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे और उसके बाद क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको उठाया और उन्होंने कहा कि इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति ले लेना चाहती है। सरकार में आए तो सरकार आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगी और उसको फिर हिसाब से बांट देगी मुसलमानों के अंदर। ये प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब दिया। कहां लिखा है हमारी मैनिफेस्टो में ऐसा? कोई एक लाइन बताइए जहां पर यह बात कही गई हो। प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारा मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे, महिलाओं की, मां बहनों के लॉकर तक, उनकी अलमारी तक पहुंच जाएंगे, उनका सोना निकाल लेंगे। ये सब बातें देखिए, आपने सुनी हुई थी। लेकिन अब तो बताना राहुल गांधी को चाहिए कि वो चाहते क्या हैं, क्या है उनका प्लान, क्या सोचा है उन्होंने। क्योंकि ये बात राहुल गांधी अब बार बार कह रहे हैं और हर बार जब वो बोलते हैं तो थोड़ा और इशारा देते हैं कि उनके मन में क्या है। सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई तो वो क्या करना चाहते हैं। एक बात साफ है, राहुल गांधी साफ कर चुके हैं, शुरुआत होगी जातिगत जनगणना से। मतलब हर जाति की कितनी तादाद है देश के अंदर, ये पता लगाया जाएगा। चलिए ठीक है, ये बात भी पुरानी है। फिर वो कहते हैं हम पता लगाएंगे कि देश का धन किस वर्ग के हाथ में कितना है, किस जाति के हाथ में कितना है, इसके लिए हम सर्वे कराएंगे। चलिए ये भी ठीक है। फिर इसके आगे वो कहते हैं जो क्रांतिकारी काम होगा, वो क्रांतिकारी काम क्या होगा? तो उन्होंने बताया, अभी आजकल प्रचार से छुट्टी ली हुई है उन्होंने, लेकिन युवाओं के बीच गए थे किसी कार्यक्रम में। नॉर्मल प्रचार नहीं कर रहे हैं वो, 2-3 दिन का ब्रेक लिया हुआ है उन्होंने। अब गए, युवाओं के बीच में गए, एक आदमी को स्टेज पर बुलाया, लड़के को स्टेज पर बुलाया, लड़का खड़ा हुआ, वो वीडियो में आपको भी दिखा रहा हूं। फिर वो कहते हैं कि जब ये सब हो जाएगा तो फिर ये जो युवक यहां खड़ा है ये ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, ये कहेगा कि भाई मेरी जाति के इतने % लोग हैं देश में, लाओ मेरा हक रखो मेरे सामने। अगर मेरी जाति की 50% लोग हैं तो मुझे 50% संपत्ति दो, 50% धन दो और सरकार को देनी पड़ेगी। मतलब राहुल गांधी का प्लान वही है जो कम्युनिस्ट करते आए हैं अलग अलग देशों के अंदर। हर्षवर्धन जी, राहुल जी, प्रोफेसर साहब, संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। अभी आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए दुनिया भर में ऐसा नहीं कि किया नहीं किया है। जिन देशों ने ये किया है, कैसे किया है और उसका असर क्या हुआ है उन देशों के ऊपर, कुछ तो देश ही नहीं रह गए, देश ही खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। तो राहुल गांधी का फॉर्मूला आखिर क्या है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब बारी कांग्रेस पार्टी के जवाब देने की है कि वो बताएं कि उनके सबसे बड़े नेता बार बार जो आइडिया देश के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है, मैं करूंगा, मैं जो ठान लेता हूं मैं करता हूं, तो डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए उनको देश के सामने कि वो आखिर क्या आइडिया है। अब मैं आपको उनकी बात सुनवा रहा हूं, आप समझ पाइएगा तो समझिएगा, नहीं तो फिर हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे राहुल गांधी का ये क्रांतिकारी विचार आखिर क्या है। सुनिए। आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है और हर संस्था का सर्वे होगा। सुना आपने राहुल गांधी को? आप कहें तो मैं आपको एक बार फिर सुना देता हूं। उन्होंने क्या कहा कि हम सर्वे कराएंगे किसके पास कितना धन है। फिर उसके बाद ये लड़का ऐसे ही नहीं खड़ा रहेगा, ये कहेगा भाई बताओ मैं 50% आबादी वाला हूं और मेरे पास 1% धन है, लाओ मेरा धन। सर्वे तो करा लिया, धन कैसे बांटेंगे राहुल जी? यही तो पूछ रहे हैं। आप ये धन का वितरण, समान वितरण देश के अंदर कैसे करेंगे? जिसकी जितनी आबादी उसको उतना % धन आप कैसे बांटेंगे? किसी से लेंगे ना, किसी का धन लेंगे उसी को तो बांटेंगे। वही तो विचार हुआ। नहीं आपको मैं तो चाहता हूं फिर सुने हम एक बार, तो कंफ्यूजन ना रहे।
यह आरोप ना लगे कि तोड़ मरोड़ करके बात पेश कर दी। राहुल गांधी की बात एक बार फिर सुनाइए। आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। मतलब हिंदुस्तान में धन जो है वो किसके हाथ में है, और हर संस्था का सर्वे होगा। ये वाला जो है ना, यही पूरा वीडियो शुरू सुना आपने। मुझे बताया जा रहा है कोई और वीडियो भी 18 नंबर वीडियो जरा आक्रोश है राहुल गांधी का, तो उसको भी चलाइए जरा, देखें क्या है उसमें। हाँ चलाइए। When it ends. See, for me, this campaign has been going on for now almost 70 days, because Bharat Jodo Yatra was not a campaign, but in terms of working, it was harder than this, non-stop. So I've been going quite a long time. You know, this is a strange thing. I quite like the speeches. It makes one think about what the country needs. कैंपेन में अच्छा क्या लगता है और खराब क्या लगता है? नहीं, खराब तो नहीं, अच्छा ही लगता है, क्योंकि देश के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, और जो देश को खराब कर रहा है उसको रोकने के लिए हम करते तो थोड़ा हमको एक आनंद मिलता है कि कम से कम हम देश के लिए काम कर रहे हैं। सिद्धरमैया जी बताइए, सत्ता या विचारधारा? विचारधारा। Why? It's because ideology is always important. Yeah. We have to place before the people the ideology of the party and the programs of the party. And what is, if you are in power, you have to tell the people our achievements. Then only the people will definitely appreciate our stand and they will bless us. सत्ता तो आती है और जाती है, लेकिन विचारधारा को कायम रखना ये बड़ी बात है। इसके लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है। I agree with both Kharge ji and Siddaramaiah ji. You cannot, in my view, you cannot go as a large organization. You cannot go towards Satta even without a clear understanding of Vichardhara. And we have to convince the people of our Vichardhara, which is pro-poor, pro-women, plural, treating everybody equally. So the fight, political fight, at a organizational level, at a national level, is always about Vichardhara. राहुल गांधी ने कहा, दूसरा वीडियो मैंने आपको इसलिए सुनाया कि वो बार बार कहा कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारी विचारधारा है। तो वही हम समझना चाह रहे हैं आज विचारधारा राहुल गांधी जी की है क्या। एक उदाहरण के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए, अब राहुल गांधी ने कहा कि एक लड़का ये कहेगा सर्वे जब हो जाएगा कि मेरे पास 50% आबादी है, धन 1% है, लाओ मेरा बाकी का 49% धन। कंबोडिया में एक डिक्टेटर हुआ था, प्रोफेसर आप डिटेल में जानते हैं, पोल पोट के पास भी एक क्रांतिकारी आइडिया था सर। बिल्कुल। पोल पोट ने कहा कि ये क्या है, हमारे यहाँ पर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, और अब ज़्यादा आबादी हमारी खेत में काम करती है, हमारी तो सोसाइटी जो है ये तो खेती हर सोसाइटी है, समाज है, सबको खेती पे लगा दो। तो उसने कहा शहरों में जितने लोग रहते हैं गांव में जाओ, आप डॉक्टर होंगे, लॉयर होंगे, सीए होंगे, कुछ नहीं, जाओ खेती करो, सब लोग खेती करो। देश का जो होना था वही हुआ, करोड़ों लोग मर गए करोड़ों लोग। अब कोई कहेगा मैं राहुल गांधी की बात को एक कंबोडिया के डिक्टेटर के साथ कंपेयर कर रहा हूं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कई बार जो क्रांतिकारी आइडियाज होते हैं ना, उनका अंत कई बार ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो एक बार आकर के ये देश को बता दें। हम तो इतनी सी बात उनसे कह रहे हैं, समय निकालें, बताएं कि मैं इस आइडिया को इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। हर्षवर्धन जी।
कि जहां ये वीडियो रुक गया ना सौरभ जी, मैं चाह रहा था पूरा वीडियो आए और संभव हो तो बाद में उसको दिखाइए। बताइए। वो जहां ये कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं ना, वो न्याय मंच आजकल लग रहा है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये लड़का ऐसे नहीं खड़ा रहेगा स्टेज पे, 50% उसका जैसे ही पता चलेगा आबादी हो दे देंगे। तो एक तो ये कि भारत की आबादी जो 1960 में 5.68 का हमारा प्रजनन दर थी, वो हमारी प्रजनन दर हो गई है 2.31। अगर राहुल गांधी का ये विचार सुनते रहे तो जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं वो और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। पहली बात तो कुछ बातें ठीक से दर्शकों के ध्यान में, आबादी के हिसाब से यानी सब कुछ होना अगर तो सब कुछ आबादी के हिसाब से होना है तो जो लोग बच्चे कम पैदा कर रहे थे, जो लोग समझदारी कर रहे थे, वो कहेंगे नहीं बच्चे ज्यादा पैदा करो, बच्चा नालायक होगा, निकम्मा होगा, नकारा होगा, देश पर बोझ होगा, परिवार पर बोझ होगा, सरकार देगी। ये हुआ पहला। दूसरा, इस वीडियो में वो कह रहे हैं जब 50% लोग हो जाएंगे तो 50% को हिस्सा मिल जाएगा। अब राहुल गांधी के परिवार में, जिस परिवार में मतलब एक एक दो ही बच्चे होते रहे, लेकिन वो तो जाने कितने लोगों का हक मार के बैठे हुए हैं। देश में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। 543 ही लोकसभा सीट है ना, तो 543 लोकसभा सीट पे कम से कम 543 लोग लड़ते, वो जीतते, उसमें से जो होता उनकी सीटें आती। तो पहले तो 2 सीट उन्होंने ले ली, यानी अपना हिस्सा तो लिया ही, दूसरे का हिस्सा भी मार दिया। अब तीसरी चीज, जब वो कह रहे हैं 50% हो जाओगे तो 50% बांट देंगे, कहां से बांटेंगे? तब वो आएगा लूट वाला, यानी जिसने मेहनत की, जिसने कमाया, जो इस देश का श्रमदाता, जो इस देश का उद्यमी, जो इस देश का रिस्क टेकर यानी जोखिम लेने वाला है, जो अपनी पूरी, जिसको कहते हैं खून पसीने से हम कमाते हैं, वो खून पसीने वाले कमाएंगे और उसको निकम्मे नकारा लोगों को राहुल गांधी बांट। निकम्मे नकारा ना भी कहें, नहीं, निकम्मे नकारा नहीं, कहेंगे बच्चा आज से तुम्हारा टैक्स होगा 70%। समझिए, ये 70% ये कहने का मतलब कतई नहीं है कि जो लोग कुछ काम नहीं करते वो सब निकम्मे नकारा है, लेकिन निकम्मे नकारे ऐसे ही तो होंगे ना। अगर मान लीजिए कि सबको लगे कि अरे भाई सब ठीक है, सुबह से रात तक बड़े बड़े नवाब क्यों बर्बाद हो गए, कहते नवाब साहब की बड़ी हवेली थी, बड़ी बेगमें थी, बड़ा रियासत थी, धीरे धीरे नवाब साहब को लगा करना क्या, हुक्का गुड़ उड़ाना है, 4 लोग आके बैठेंगे, जो रियासत से पैसा आ रहा है उसमें बढ़िया बग्घी चलती थी, सब व्यवस्था दुरुस्त है, तो नवाब साहब करें क्यों, ये देश को उस तरफ ले। अब इसके आगे की बात, जिस वीडियो को हम लोगों ने देखा जिसमें वो पूछ रहे हैं सत्ता या विचारधारा, किससे पूछ रहे हैं? सिद्धारमैया से पूछ रहे हैं, जिन सिद्धारमैया की वजह से कर्नाटक में सरकार बनते बनते बिगड़ती रही, उन सिद्धारमैया से कह रहे हैं कि सत्ता या विचारधारा। दूसरे कौन है जिनसे पूछ रहे हैं? खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका बेटा मंत्री है, वो अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उनका दामाद भी चुनाव लड़ रहा है। बंटवारा कैसे करेंगे, कैसे होगा बंटवारा? एक ही परिवार में सब सांसद, विधायक, मंत्री। अब इसके आगे की बात जो मैं चाहूंगा कि कहानी कुर्सी के बीच में वो चले, उनसे पूछते हैं व्हाइट शर्ट क्यों पहनते हैं, व्हाइट टी शर्ट क्यों पहनते हैं? सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी। और ये कहते हुए राहुल गांधी अपने निजी चार्टर में चढ़ जाते हैं, अपने निजी चार्टर विमान में चढ़ जाते हैं। ठीक है। अब देश के लोगों को ये जो मैंने 5 चीजें बताई वो लिख के रख लेना चाहिए। जहां जो कांग्रेस का नेता मिले उससे पूछिए, जो आपसे वोट मांगने आए उससे पूछो कि भैया ये बताओ तुम तो 10 गाड़ी के काफिले में आए हो, राहुल गांधी तो कहते हैं इसके बाद छिनवा लेंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि न तो राहुल गांधी अपने खजाने से देने जा रहे हैं, न नेशनल हेराल्ड के खजाने से देने जा रहे हैं, न कोई स्विस बैंक से पैसा आने वाला। अब मेरा सवाल सर, ये देश के लोगों का पैसा है जिसको लूटा जाएगा, देश बर्बाद किया जाएगा। मैं फिर उसी सवाल पर कहूं, आपने उसको कुछ हद तक एड्रेस किया। राहुल गांधी ने जहां तक कहानी बता दी, उसके आगे जो वो कह रहे हैं फिर नई पॉलिटिक्स शुरू होगी, क्रांतिकारी कदम आएगा जब ये संपत्ति का बंटवारा करेंगे, किसी से लेके ही किसी को देंगे ना। कैसे करेंगे वो, क्या करना चाहते हैं वो, कोई क्लैरिटी है क्या? ये आइडिया अनइम्प्लीमेंटेबल है, ये आइडिया खतरनाक है, या कुछ और भी? अगर आप अराजकता क्यों ले जाने वाला है? देखिए, काशी में होली के बाद एक महामूर्ख सम्मेलन होता है और सब प्रतियोगिता कर रहे होते हैं कि महामूर्ख सम्मेलन में ये ताज किसको मिले। तो कई बार मुझे ऐसा ही लगता है कि महामूर्खता की भी कोई पराकाष्ठा होती है। अब उसे कैसे परिभाषित किया जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस देश में 25 जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या 1000 से भी कम है। 81 जातियां हैं जिनकी जो परसेंटेज है 0.01% है। 137 जातियां हैं जो 1.1% है। 184 जातियां हैं जो 1% से भी कम है। 25 जातियां ऐसी हैं जो 1% से और 2% से 3% के बीच में है।
जाति कौन होगी इसे भी आज तक हाईकोर्ट ने न परिभाषित किया है, न सुप्रीम कोर्ट आज तक परिभाषित कर पाया है। यही पिटीशन हम लोगों ने फाइल किया था कि आपने जातियां परिभाषित कैसे, ये तो पोस्ट कॉलोनियल है, ये तो सर्वे के बाद आया है। और पहला जब सर्वे हुआ तो जाति के जगह लोग लिखता था जैन, कोई लिख देता था बौद्ध। ये धीरे धीरे 4-5 सेंसस के बाद जाकर के जातियां क्रिस्टलाइज हो पाई हैं। तो इनको पता ही नहीं है भारत के बारे में। एक बात जो ये चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर संपदा का वितरण हो, यह असंभव है, इसे किया ही नहीं जा सकता है, पहली बात। दूसरा रास्ता है रेवोल्यूशन का। तो मैं इसे महामूर्खता की कैटेगरी में इसलिए रखता हूं, ये विचार, मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि महामूर्ख हैं, कांग्रेस वाले कल मेरे पीछे लाठी डंडा लेकर के पड़ जाएंगे, ये विचार मूर्खतापूर्ण है। और वैसे ही है जैसे कोई आईटीओ पर आदमी, विक्षिप्त आदमी को देखते होंगे तो अपना कपड़ा फाड़ करके चिल्लाते रहता है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कहानी कुर्सी में। सुन लीजिए, सुन लीजिए, राहुल गांधी के दिमाग में ये आइडिया आया है, कुछ क्रिस्टलाइज हुआ है। सुनिए, मैं इस पर बोलता हूं और जोड़ूंगा। देखिए, दुनिया में जितने रिवोल्यूशन हुए हैं सबकी परिणति आज के हुई है कि वो दरिद्र से दरिद्रतर होते गए हैं और बाद में उसी व्यवस्था को चुने हैं जिसे हम कैपिटलिज्म की व्यवस्था कहती है, बाजार की व्यवस्था कहते हैं। चाइना में 10 लाख से ज्यादा माओ ने मारा। क्लास स्ट्रगल हुआ सर चाइना में, रेवोल्यूशन में क्या बोलते हैं? स्टालिन ने समाजवादी क्रांति, स्टालिन ने 10 लाख लोग अपने यहां मारा, माओ ने 25 लाख लोगों को अपने यहां मारा। आज फिर से वहीं लौट करके मारने पीटने के बाद फिर वहीं पर आकर क्यों होता है? एक सेकंड समझना चाह रहा हूं। जब आप किसी को कहते हो कि ये तुम्हारा हक होना चाहिए लेकिन ये तुम्हारे पास नहीं है। नहीं, देखिए, उसका एक सोसाइटी का उसका कहा जाता है कि यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड यू विल गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसे साम्यवाद की स्थिति कहते हैं। साम्यवाद के वितरण की व्यवस्था यह है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और भोजन जितनी आपकी आवश्यकता होगी उसके अनुसार लेंगे। ये दुनिया में कहीं लागू नहीं हो पाया। जिन्होंने लाखों लोगों को मार डाला, हत्या कर दी, इसके बावजूद भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं ला पाया। थॉट वही है? नहीं, ये थॉट नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये थॉट विदेश से चला है। भारत के हिंदू समाज को कैसे जातियों में तोड़ा जा सके, कैसे विघटित किया जा सके, भारत के अंदर जातीय संघर्ष कैसे हो। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, बिल्कुल भाषा में बताइए सर, मैं करना क्या चाहते हैं? भारत के अंदर हिंदुओं के बीच आपस में लड़ाई, अराजकता, विध्वंस, यही इनका पूरा ये सोच है। ठीक है, देखिए, जहां तक मुझे समझ आता है राहुल गांधी का ये जो थॉट है, जितना भी खराब थॉट है, पर लेकिन ये थॉट आता है वेल्थ इनइक्वालिटी के। एक जो विदेशों से सारे वर्ल्ड में एक बात होती है कि कितनी वेल्थ इनइक्वालिटी है सारे देशों में। तो भारत में जो है 10% जो अमीर लोग हैं वो लगभग 77% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो ये थॉट है, तो क्यों इनका ये थॉट है, क्यों ना वहां से डिस्ट्रीब्यूट इक्वल हो। लेकिन क्या ना, लेकिन जिसके पास ज्यादा है उससे लेने वही है, और कैसे हो सकता है? भाई ये आज तक कहीं हुआ नहीं है सर, मैं पूरा कहीं नहीं हुआ। एक बार सुन लेना। तो ये थॉट वहां से आता है, लेकिन आप किसने सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की? मान लेते हैं अगर कहा जाए चीन ने सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की होगी कि इक्वल सबके पास पैसा हो, लेकिन वहां पर जो सबसे निचले स्तर पे लोग हैं 25%, उनके पास केवल 1% वेल्थ है। चाइना में अब भी चाइना, ठीक है। तो ये थॉट अपने आप में जो है ना, ये थॉट खराब है या गलत है, क्योंकि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। जो लोग मेहनत करके इंडस्ट्री बनाते हैं, जो लोग मेहनत करके व्यापार खड़ा करते हैं, अगर आप उनकी वेल्थ छोड़ेंगे, मतलब खींचेंगे या छीनेंगे, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? वो नहीं करेंगे, और वैसा नहीं करेंगे तो आपकी इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ जाएगी। तो ये थॉट अपने आप में इनहेरेंटली खराब। मैं एक चीज मैं तब बोलना चाह रहा हूं, में आ रहा हूं। देखिए, नहीं, एक चीज सर, ये किसी का मन का फितूर नहीं है। राहुल गांधी को ये बात बताई गई है, ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ये कॉन्सेप्ट उनकी समझ में आया है, उनको अच्छा लगा है, उनको लगता है कि ये जनता के बीच बोलने से क्लिक करेगा, इसीलिए वो ये बात कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि अचानक किसी एक फितूर चढ़ गया। ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वही है। ये बात मैं आपसे सहमत हूं। ये फितूर उनके दिमाग में दी गई है कि ऐसा बोलने से आप मोबिलाइज कर सकते हैं।
ये पॉलिटिकली बड़ा अच्छा हो सकता है, यही फितूर है। लेकिन ये राहुल गांधी ये नहीं समझ रहे हैं कि समाज के न तो ये लागू किया जा सकता है कि इससे समाज ऐसा बन जाएगा, देश ऐसा बन जाएगा। समीर जी एक बार देखिए, मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो राहुल गांधी निपट मूर्ख है। एक निपट शब्द होता है, निपट मूर्ख आदमी है। क्योंकि सर जिस तरीके की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं यह बताता है कि वो देश में अराजकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा जातिगत सर्वे कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जातिगत सर्वे बिहार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सहमति दी थी उसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती जातिगत सर्वे हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि किस जाति के पास कितना पैसा है ये पता करा जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किसके पास कितनी वेल्थ है इस पता होने से क्या प्रॉब्लम है, पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो राहुल गांधी तीसरा विचार देते हैं कि जो पैसा आएगा वो जातियों के अंदर बांटा जाएगा, जिसके पास सबसे कम पैसा होगा उसकी जाति अगर ज़्यादा होगी 50% की तो बाकी लोगों से पैसा लेके उसको बांटा जाएगा। ये अराजकता का मॉडल है। ये एक से लूटो और गरीबों को बांटो, दूसरों को बांटो का माहौल है। देश के अंदर वो जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। देश के अंदर वो जातियों का एक जिसे कहते हैं ना रक्त रंजित इतिहास लिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जाति आपस में लड़े, काम धंधा नहीं करे। ये इतना खतरनाक विचार है। बिल्कुल। और ये चाहते हैं कि देश का युवा सिर्फ जाति में बटे और ये हिसाब लगाते रहे कि किसने पैसा कमाया है, किसके पास कितना पैसा है, और वो देश को कैसे अंधकार में डालना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश के अंदर सिर्फ 4 जातियां हैं। फिर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तुम्हारा मंगलसूत्र भी ले लेंगे, फिर ये तुम्हारी 2 भैंस तो एक भैंस भी ले, इसका मजाक उड़ाया। इसमें फिर भैंस के पास जाके रिपोर्टर वीडियो भी बनाने लगा। सौरभ जी एक सेकंड, ठीक कह रहे थे सौरभ जी एक सेकंड, एक ये भारत तोड़ो मॉडल है, ये भारत जोड़ो मॉडल नहीं है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने इसकी सही व्याख्या की? एक संदर्भ और बता देता हूं। देश में पारसी हैं कितने? 60,000 से भी कम कुल पारसी। और रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, दिनशॉ, मैकेंजी पेटिट, नेस वाडिया, नेवली वाडिया, जहांगीर वाडिया, नुस्ली वाडिया, और आप जब ऐसे देश के बड़े बड़े लोगों का नाम लेने लगेंगे, जैन समाज, नहीं, मैं एक संदर्भ से समझा रहा हूं। तो रतन टाटा इस देश में अगर देश को नमक से लेकर जहाज तक चलाते हैं, बनाते हैं, उनकी कंपनी में हजारों लाखों लोग काम करते हैं, तो वो खत्म कर देना चाहिए और लोगों की गिनती करा के रतन टाटा का पैसा सबको दे देना चाहिए। एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, पारसी तो 60,000 है ना भाई, अब ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब आप जितने हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, जो उद्यमी हैं, उनको आप धीरे धीरे खारिज कर रहे हैं, और जो नकारा लोग होंगे उनको आप कह रहे हैं कि आप बढ़िए, जबकि होना ये चाहिए कि देश में हर कोई इस वक्त बेहतर जाए। और देश की जो देखिए इतनी चर्चा आपने व्यूअर सुनी, बड़े हमारे पैनल में सारे लोग विद्वान, बड़े अनुभवी, ये समझने वाले साम्यवाद क्या है, कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सबको समझते हैं। वेनेजुएला का हाल हो जाएगा भारत में। ये अब जरा राहुल जी को भी डिटेल में बताना चाहिए। अब उनकी जिम्मेदारी बन गई है इस मुद्दे को उठाने के बाद कि लीजिए 1 घंटा लेकर के क्लास लीजिए, सारा मीडिया उनको सुनाएगा, दिखाएगा, और वो एक्सप्लेन करें कि वो करना क्या चाहते हैं। नहीं, उनको चुनौती देनी चाहिए, उनको चुनौती देनी चाहिए, तुरंत रोक लग जानी चाहिए। चुनौती नहीं, मैं कह रहा हूं चुनौती है। सर एक लाइन में बताता हूं, राहुल गांधी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का सर एक लाइन में बताता हूं, राहुल गांधी इतनी बड़ी खतरनाक, एक लाइन में बताता हूं आपको, राहुल गांधी शुड एक्सप्लेन हिमसेल्फ, अपना आइडिया देश को तफसील से उनको बताना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। सर एक लाइन में बताता हूं, क्या राहुल गांधी